हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में VSEPR थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में कोर थ्योरी, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी है, ल्यूइस डॉट थ्योरी। वो उस थ्योरी में क्या कमी रह गई कि वो हमें जो बेसिक कोवेलेंट बॉन्ड है उनके बारे में, उनकी फॉर्मेशन के बारे में नहीं बता पाई। या फिर अगर मान लो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, लेट्स से H2 F2, उनकी भी जो उनके अंदर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस होता है। ये भी हमारी ल्यूइस डॉट थ्योरी नहीं बता पाई। और अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरी पढ़ी है VSEPR थ्योरी। जो हमारी VSEPR थ्योरी है वो भी हमें एक कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री तो उसने बता दी होती है, बट उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अभी इन्हीं सभी लिमिटेशंस की वजह से हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखिए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन एटम। बेसिकली ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो पूरी की पूरी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड है कि S ओवरलैप P के साथ कैसे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ओवरलैपिंग के ऊपर ही बेस्ड है ये थ्योरी। आइए देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। लेट्स से हाइड्रोजन है, एक एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके वनएस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन उसके वनएस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे दोनों की s ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर लेती हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। ठीक है, ये पॉइंट बता रहा है। और जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैप ऑर्बिटल गेट पेयर्ड एंड कन्फाइंड बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स, जैसा कि आप लोग इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और द डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेकिंग द बॉन्ड डायरेक्शनल। जैसा कि जब हम लोगों ने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने यही बताया था इनके डिफरेंसेस में कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर होता है। यही रीजन है कि ओवरलैपिंग है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, इसलिए। और हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता ओवरलैपिंग से ही है, तो ओवरलैपिंग डायरेक्शनल है, तो कोवेलेंट बॉन्ड भी हमारा डायरेक्शनल इन नेचर ही होता है। ठीक है, and the atomic orbital of valence shell with paired electrons do not participate in the process of overlapping and hence do not contribute towards bond formation, they form lone pairs। देखिए इस पॉइंट का क्या मतलब है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ NH3। अभी NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें इसके अंदर दो ऐसे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड हैं। तो अगर मान लो पेयर्ड है तो वो किसी और एटम की ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके साथ ओवरलैप नहीं करेंगे और बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो इसलिए ये लोन पेयर बना लेते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने VSEPR थ्योरी में भी पढ़ी थी। ठीक है, कि हमने जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, यहाँ पर एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग में पार्ट नहीं लेगा तो लोन पेयर। एंड ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। वेरी सिंपल बात, जितनी ज़्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो भी आप लोग इतना नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। ये अब हम लोग पढ़ते हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, कैसे हो सकती है। जैसे आप लोगों को हर एक ऑर्बिटल की शेप तो पता ही होगी कि S की सर्कुलर होती है, P की डंबल शेप। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले S ओवरलैप। अगर मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल S है और दूसरी भी S है, तो वो आपस में ऐसे ओवरलैप करते हैं। एक हो सकती है हमारी sp ओवरलैप, जैसे S ऑर्बिटल ऐसे दिखती है और p ऑर्बिटल डबल शेप ऐसे, तो sp ओवरलैप। और उसके बाद हमारा pp ओवरलैप। ये सारे ओवरलैप से एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड पे। तो गाइस, ये जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली दो ही बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। बेसिकली ओवरलैपिंग के बेसिस में ही हमने बॉन्ड्स के बीच में डिफरेंशिएशन किया है। आइए देखते हैं सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है। इसमें होती है एंड टू एंड
जिसे हम कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे अगर मान लो कोई भी हम एक बार एस ऑर्बिटल ही लेते हैं, जैसे एक एस ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, और अगर मैं इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कह रहा हूँ तो इसके लूंगी हेड ऑन ओवरलैप। जैसे अगर मान लो ये एस ऑर्बिटल का सर है और ये दूसरी एस ऑर्बिटल का सर है, आपस में ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही पी ऑर्बिटल से भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये वाली माने तो एक पी ऑर्बिटल एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग इस साइड ऐसे लाई कर रही है और उस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोग दोनों ऑर्बिटल्स आपस में हेड ऑन एंड टू एंड, कि जहाँ पर एक ऑर्बिटल का एक एंड खत्म हुआ और दूसरी ऑर्बिटल का दूसरा एंड शुरू हुआ, जहाँ पर वो ओवरलैप करते हैं, ठीक है, उस ऑर्बिटल को कहते हैं हम सिग्मा। उस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट ओवरलैपिंग पढ़ सकते हैं, जैसे कि एस ओवरलैप, इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हाइड्रोजन है, उसकी बस एक 1s ऑर्बिटल ही होती है, 1s1, तो ऐसे हेड ऑन ओवरलैप होता है, ठीक है। आगे इसमें हो सकता है हमारा sp ओवरलैप। देखिए जैसे अगर मैं केस लेता हूँ यहाँ पे HF का, हाइड्रोजन है 1s1 और फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन की s वाली और p की एक ऑर्बिटल, देखो एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये आपस में ऐसे हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। ये यहाँ पे होती है हमारी sp ओवरलैपिंग, ये है हमारी ss ओवरलैपिंग, ठीक है। ऐसे ही हमारी हो सकती है pp ओवरलैपिंग भी। देखिए pp ओवरलैपिंग में हमारे केस आता है F2, ले सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ पर p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक है। ये होता है हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इतना, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम पढ़ेंगे सिग्मा हो गया, अब पाई बॉन्ड के बारे में। पाई बॉन्ड में क्या होता है, जैसे ये थी हमारी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, वो बॉन्ड बनता है हमारा परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर एंड टू एंड ओवरलैप नहीं होता, लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइडवेज कह लो या लेटरल कह लो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड में तो SS ओवरलैप पढ़ा, PP पढ़ा, SP पढ़ा, इसमें हम सिर्फ PP ओवरलैप पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जो सा हमारा p ऑर्बिटल्स हैं वही ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे लेट्स से ओवरलैप कुछ ऐसा दिखता है, जैसे हम लोगों ने एक्सियल तो ऐसे पढ़ा था एंड टू एंड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसमें अभी लेट्स से हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो यही जा रही है, अब इसमें ये हमारा कोई p ऑर्बिटल है, ठीक है। जैसे हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, लेट्स से ये हमारा px ऑर्बिटल है, यहाँ का भी px ऑर्बिटल है, तो ये आपस में ऐसे लेटरल ओवरलैप करते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। बाकी आप लोग ये वाला डायग्राम देखिए, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेटरल ओवरलैप साइडवेज, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये हमारे 2 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे लिटरली, जैसे अगर मान लो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो p ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं, ठीक है। एक p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कंपैरेटिवली वीक होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, और अगर हम कोई भी हमारा मॉलिक्यूल बनाए उसमें सबसे पहले हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसके बाद पाई बॉन्ड्स आते हैं, ठीक है।
ये बात नोट कर लीजिए कि पाई बॉन्ड कैन नेवर एग्जिस्ट अलोन। पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, उसके बाद जितने बॉन्ड्स बन रहे हैं वो हमारे पाई बॉन्ड्स बनेंगे। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे मैं अगर पाई बॉन्ड में एक एग्जांपल लूं, लेट्स से O2, ठीक है। अब O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अब मैं 2p4 को कैसे फिल कर सकता हूँ? ठीक है, लेट्स से एक है हमारे पास px py pz, तो कुछ ऐसे फिलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पास दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्डिंग में तो बांट लेंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। लेट्स से ये मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, लेट्स से इसको z मान रहा हूँ, ठीक है। अब एक p ऑर्बिटल यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और लेट्स से py ऑर्बिटल ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा एटम, ठीक है। तो जो उनसे ये वाले pz ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, और जो py वाले हैं दोनों साइड ये साइड बेस और पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड। ये फिर हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर एक हमारी हेड ऑन ओवरलैप होगी और यहाँ पर एक हमारी ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बॉन्डिंग देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा बन रहा है सिग्मा बॉन्ड और एक हमारा बन रहा है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो आप लोगों ने O2 का जब भी देखा होगा स्ट्रक्चर भी वो कुछ ऐसा ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें एक है हमारा सिग्मा और एक है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए। आइए इसी में और केस पढ़ते हैं। लेट्स से N2। अब नाइट्रोजन के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसमें एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और जो दो बाकी के बॉन्ड्स हैं वो हमारे पाई बॉन्ड्स हैं। देखते हैं कैसे। अब नाइट्रोजन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। 2p3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? px py pz। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही अनपेयर्ड हैं हमारे p ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इसलिए सारे के सारे बॉन्डिंग में बांट लेंगे, ठीक है। अब लेट्स से वही अज्यूम करता हूँ मैं कि ये वाली एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, और मैं इसको z एक्सिस का नाम दे रहा हूँ। तो सबसे पहले pz ऑर्बिटल्स दोनों की हेड ऑन ओवरलैप करेंगी, और ये हमारा लेट्स से py ऑर्बिटल है और यहाँ पर हमारा pz ऑर्बिटल है, सॉरी px, ठीक है, px py pz। तो होगा क्या, जो उनसे हमारे ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये हेड ऑन, और जो px है ये आपस में एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, और जो py है ये आपस में दूसरा पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे नाइट्रोजन के अंदर 3 बॉन्ड्स हमें दिखते हैं, जिसमें एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारा पाई, दो हमारे पाई बॉन्ड्स। ऐसे ही आपको किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स निकालने को मिल जाए तो आप होप सो वो भी निकाल पाएंगे आराम से। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लो आप लोगों को एक मॉलिक्यूल देता हूँ, उसमें आप लोग मुझे नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बताना कितने हैं, ठीक है। लेट्स से H2C डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लूँ, CH CH CH, सॉरी 2 ही है, ठीक है, डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH H।
अब जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हैं यहाँ पर हो रहा है sp ओवरलैप, ठीक है, कार्बन की 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल, ठीक है, sp ओवरलैप हो रहा है और हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है CH के जितने भी हैं। और जहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है इसमें से हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, कि पहले एक सिग्मा ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो रहा है pp ओवरलैप, ठीक है, दोनों कार्बन्स की 2p ऑर्बिटल्स के बीच में। और अगर मान लो पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड्स हो गए सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनमें भी एक सिग्मा बॉन्ड तो है, ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी तो हमारे और पाई बॉन्ड बनेगा ना, तो 6 ये हो गए और 7 8 9, तो इसमें हमारे सिग्मा बॉन्ड है 9 और पाई बॉन्ड देख सकते हो 2। जहाँ पर डबल बॉन्ड दिख गया वहाँ पर हमारे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख गया एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कहानी समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो हैं उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यही कि हेड ऑन ओवरलैप अलोंग द एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैप या साइडवेज ओवरलैप परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो सिंपल। अगला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल होता है, जैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनी, यहाँ पर हमारा हेड ऑन ओवरलैप हुआ, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, सिमेट्रिकल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और यहाँ पर अनसिमेट्रिकल होता है बेसिकली, जैसे अगर मान लो 2p ऑर्बिटल्स आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स यहाँ पर ऐसे लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे आप लोगों को पहले भी बताया था सिग्मा बॉन्ड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो तोड़ना मुश्किल है, इसलिए ये वाला बॉन्ड हमारा लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, लेकिन पाई बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी शेप हम डिटरमाइन कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड से, लेकिन जो सा हमारा पाई बॉन्ड है वो शेप को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। वो जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है किसी भी मॉलिक्यूल की वो भी हम सिग्मा बॉन्ड से डिटरमाइन करते हैं रेदर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। और अगर मान लो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है और उसके अराउंड एटम्स है तो उसके तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो फ्री रोटेशन है हमारे एटम्स की, ठीक है, वो पॉसिबल है, बट पाई बॉन्ड के अराउंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बन जाते हैं तो फिर वो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती। और जो उनसे हमारे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोकलाइज्ड कहते हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे डीलोकलाइज्ड, यानी कि उनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिमिटेशन आती है मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में। अब मैग्नेटिक बिहेवियर में हम क्या पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स, डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं। तो बेसिकली पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे पेड होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। अभी जैसा हम लोगों ने एक O2 का केस पढ़ा था जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, अब वैसे तो एक ऑक्सीजन के एटम के अंदर हम लोगों ने 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखे थे, ठीक है, बट जब O2 मॉलिक्यूल बनता था वो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर कर लेते थे, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता था और बेसिकली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, कोई अनपेड नहीं बचा। तो इसके अकॉर्डिंग VBT के अकॉर्डिंग जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं ये मॉलिक्यूल हमारा पैरामैग्नेटिक है, तो इसीलिए अब ये वाली बात तो हमारी VBT जस्टिफाई नहीं कर पाई, तो इसलिए ये कुछ एक लिमिटेशन है VBT की। अब आगे चल के हम एक मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, वो हमें बताती है कि O2 मॉलिक्यूल हमारा क्यों पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और जिनसे हमारी ये वाली थ्योरी है वो ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, बेसिकली जितने भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं जैसे मैंने लिखी हुई है O2 माइनस, जैसे इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, NO इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2 माइनस इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, H2 प्लस उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। इन सभी की सभी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, इनके पास कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे अगर मान लो
O2 माइनस है, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स पेड है तो बेसिकली 16 इलेक्ट्रॉन्स पेड है, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। लेकिन हमारी वीबीटी में क्या बताती है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करते और एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब और इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो हमारी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं वीबीटी की, होप सो आप लोगों को समझ आई होंगी, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्माइल करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।